बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का एक और सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में, जो कि आपके टर्म टू एग्जामिनेशन यानी कि एनुअल मोड एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए होने वाला है। दो सैंपल पेपर आपके ऑलरेडी सॉल्व करवाए जा चुके हैं। ये आपका तीसरा सैंपल पेपर है। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूंगा कि आप जो सभी के सभी सैंपल पेपर्स हैं वो कैसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल में यहाँ पे फोकस कीजिए अभी के लिए। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो टाइमिंग है 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं। क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए होगा रीडिंग सेक्शन, जो कि आपका 13 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी होगा आपका राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, एंड देन थर्ड रहेगा आपका लिटरेचर का। तो सेक्शन ए की पहले हम बात करते हैं। ए में क्या दिया हुआ है, तो ए में देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनसीन पैसेज बेस्ड है आपका। ये 8 मार्क्स का है। एक एक मार्क्स के आपके बेसिकली 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको किन्हीं 8 जो क्वेश्चन है उसके उत्तर देने हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है रीडिंग सेक्शन वाला, ये हम सबसे आखिरी में करेंगे। अभी जो हम करने वाले हैं वो आपका हम देखिए मैंने क्वेश्चन के आंसर भी लिख रखे हैं। ये क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, ये यहाँ पे आंसर्स हैं, लेकिन ये मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा। अभी के लिए हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे आपका सेकंड वाला, ठीक है, नोट मेकिंग वाला। ये 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके 2 मार्क्स के आपके टॉपिक्स होते हैं, 1 मार्क्स की एब्रिविएशन होती है, एंड 2 मार्क्स की होती है आपकी समरी। ठीक है, टर्म टू 2021-22 की बात करें यहाँ पे। तो ये जो है बेसिकली ये जो पैरा दिया हुआ है, जो नोट मेकिंग है, ये दिल्ली पेडिस्ट्रियन के बारे में दी हुई है, यानी कि दिल्ली में जो पैदल यात्री हैं, ठीक है, जो रोड वगैरह पे चलते हैं, तो उसके बारे में ये दिया हुआ है। तो हम इसे समझते हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस wherever necessary, also suggest a suitable title। तो उसके पहले हम ये वाला करेंगे, फिर हम देखेंगे एक जो समरी है, अकॉर्डिंग टू यूजिंग द नोट्स हाउ वी कैन मेक द समरी। तो सबसे पहले तो हम नोट्स बनाते हैं। तो ए लिखेंगे, क्योंकि हम ए का आंसर पहले लिख रहे हैं, तो टाइटल लिख सकते हैं पेडिस्ट्रियंस इन दिल्ली, या फिर दिल्ली अनसेफ फॉर पेडिस्ट्रियंस। तो देखिए एब्रिविएशंस तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दी है, तो इस एब्रिविएशंस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नोट्स समझ लीजिए। तो नोट्स हैं, दिल्ली अ मेजर सिटी फॉर पेडिस्ट्रियंस, यानी कि दिल्ली जो है वो पैदल यात्रियों के लिए एक प्रमुख शहर है। तो अब देखिए पहला पॉइंट हमने लिख दिया। अब इसके जो सब पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपने पढ़े हैं, जैसे कि पुअर मेंट का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, ए में एब्रिविएशन कौन सी यूज की हमने, मेंटेनेंस। तो पुअर मेंटेनेंस फॉर साइड वॉक्स, यानी कि जो फुटपाथ पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए काफी खराब है। ठीक है, डेंजरस इलेक्ट इंस्टॉलेशन, इलेक्ट का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो मतलब कि ये जो इसकी स्थापना जो है जो काफी खतरनाक तरीके से हुई है। ठीक है, गार्बेज डंप, यानी कि ये यहाँ पे जो कूड़े के ढेर हैं वो बहुत जगह पाए जाते हैं। वाटर लॉस्ट फुटपाथ, यानी कि फुटपाथ पे जो पानी के ढेर है जिसमें बहुत सारी बीमारियां वगैरह भी उत्पन्न होती हैं, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर है लाइफ इन दिल्ली फॉर सिटीजन्स, दूसरा सब हेडिंग्स क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी जो हेडिंग है लाइफ फॉर दिल्ली सिटीजन्स। तो लिखेंगे फास्ट लाइफ, दिल्ली के जो सिटीजन है उनकी लाइफ कैसी है, तो फास्ट है। ठीक है, पुअर पब्लिक मैनेजमेंट है, यानी कि जो पब्लिक का मैनेजमेंट है वो काफी खराब देखने को मिलता है यहाँ पे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑथ, ऑथ का मतलब है अथॉरिटीज, यानी कि इसमें ये समझाया गया है कि जो प्रमाणीकरण होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है, अथॉरिटीज यहाँ पे काफी ज्यादा है। अनअकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो लोग हैं यहाँ के वो काफी गैर जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। ठीक है, कॉस्टली कंस्ट्रक्शंस बट यूजलेस, यानी कि जो कंस्ट्रक्शंस है वो काफी महंगा तो है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए जो मेन सब हेडिंग है वो एक थर्ड हो जाएगी, एक फर्स्ट वाली। तो पेडिस्ट्रियन इन मॉडर्न सिटी, तो मॉडर्न सिटी में क्या कैसी होती है, अ किंग, यानी कि एक राजा की तरह। फ्लोर ऑफ द सिटी टू प्रोवाइड ग्रेट हेल्प, यानी कि जो शहर है वो इन्हें एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। फैसिलिटीज टू द चैलेंज्ड ओल्ड एंड द इन्फॉर्म चाइल्ड, यानी कि जो फिजिकल चैलेंज्ड है, ठीक है, उन बच्चों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो ये मॉडर्न सिटी है जहाँ पे पेडेस्ट्रियन होता है वो उनके लिए काफी सेफ है। ठीक है, तो देखिए 3 नोट्स आपने ये बना दिए, दिल्ली अ मेजर सिटी फॉर पेडेस्ट्रियन, लाइफ इन दिल्ली फॉर सिटीजन्स, पेडेस्ट्रियन इन दी मॉडर्न सिटी। तो फर्स्ट में हमने कौन सी यूज की, मेंट, तो फर्स्ट का हो जाएगा मेंटेनेंस, एब्रिविएशन की बात कर रहे हैं। फिर हमने की यूज इलेक्ट, इलेक्ट को हमने क्या समझा, इलेक्ट्रिकल।
देन उसके बाद हमने देखिए मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट हमने कहाँ पे यूज किया है, ये रहा, तो मैनेजमेंट हो गया एक आपका। उसके बाद ऑथ यानी कि अथॉरिटीज, एंड द चाइल्ड इज मीड चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ए तो कंप्लीट हो गया कि नोट्स एंड एब्रिविएशंस। अब समझते हैं इसकी समरी। तो जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे यूज किए हैं उसी को लेके हमें एक समरी बना देनी है। कैसे लिखेंगे समरी, देखिए बी लिख दिया, समरी लिखेंगे, 2 मार्क्स की है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6-7 लाइन लिखनी होंगी, ठीक है। Delhi, although is a major city for the pedestrians, provides least attention in the matter of facilities। यानी कि जो दिल्ली है पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए एक प्रमुख शहर है, ठीक है, और सुविधाओं के मामले में सुविधाएं काफी यहाँ पे कम देखने को मिलती हैं। द साइड वॉक्स आर डेंजरस, नैरो, पुअरली मेंटेन्ड एंड आर फुल ऑफ potholes, garbage dumps, dangerous electrical fittings and stinky urinals। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फुटपाथ है वो खतरनाक है, संकीर्ण है, खराब रखरखाव वाले हैं, गड्ढे हैं, कचरे के ढेर, खतरनाक विद्युत फिटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत सारे तार देखने को मिलते हैं, और जो यहाँ पे शौचालय वगैरह भी जो है वो खुले में ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये चीज इसमें समझाई गई है। उसके बाद देख सकते हैं पब्लिक मैनेजमेंट इज पुअर, यानी कि जो पब्लिक मैनेजमेंट है वो काफी खराब है। अनअकाउंटेबिलिटी कैन बी सीन ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज, यानी कि जो अथॉरिटीज है वो अपना काम जो है वो गैर जिम्मेदारी से कर रही हैं। मनी इज मिसयूज्ड विदाउट प्रोवाइडिंग आर टू द यूजर्स, यानी कि जो मनी है वो उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें सुविधाएं सही से नहीं दी जा रही है। इन द मॉडर्न सिटी वेयर पेडिस्ट्रियन इज द किंग, यानी कि मॉडर्न जो सिटी है वहां पर जो अभी वर्तमान की जो नई नई सिटीज बन रही हैं जिन्होंने नई व्यवस्था को अपनाया है, तो वहां पे पेडेस्ट्रियन जो है वो काफी एक अच्छा साबित हो रहा है। द फ्लोर ऑफ द सिटी शुड बी मेंटेन्ड बाय कीपिंग इन द माइंड द फिजिकल चैलेंज ओल्ड एंड द इन्फिम चिल्ड्रन, यानी कि जो उपयोग करता है वो पैसे का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम आधुनिक शहर की बात करें तो यहाँ पे पैदल यात्री एक राजा की तरह है। क्यों, क्योंकि जो शारीरिक रूप से विकलांग है, बूढ़े हैं, कमजोर बच्चे हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हुए शहर के जो कुछ सड़कें हैं उनको इस तरह से भी बनाया गया है। फॉर मेकिंग दिल्ली वर्ल्ड क्लास द अथॉरिटीज वुड वंस अगेन लुक एट द फ्लोर ऑफ दिल्ली, यानी कि अगर विश्व स्तरीय स्तर पर दिल्ली को अगर और अच्छा बनाना है तो सबसे पहले दिल्ली की जो सड़कें हैं, दिल्ली के जो फ्लोर्स हैं उनको चेक करना चाहिए। सड़कों को, फ्लोर्स को तो उन्हें चेक किया जाना चाहिए, तभी दिल्ली जो विश्व स्तरीय पर या देश स्तर पर सही मायने में अच्छा साबित होगा। तो ये तो हो गई आपकी समरी, ठीक है, 3 मार्क्स की आपकी समरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सॉरी, 2 मार्क्स की समरी हो गई, और जो आपका एक यहाँ पे दिया हुआ था, क्या था ये, समरी और एब्रिविएशंस और जो आपको नोट्स बनाने थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले अगला सेक्शन बी है हमारा। सेक्शन बी में देखिए क्या है कि 12 मार्क्स के आपके प्रश्न हैं, 3 मार्क्स का आपका एक पोस्टर होगा, 5 मार्क्स का एक लेटर और डिबेट होगी, और 4 मार्क्स के आपके जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसकी बात करेंगे। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो इस रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसे ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो यहाँ पे वीडियोस में अपलोड करता हूँ उसको जरूर देखिएगा। और ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है ना बच्चों, ये वाला सेक्शन, ठीक है, इस सेक्शन को जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपके सैंपल पेपर की बात करूँ तो एक ही प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी सैंपल पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको तो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो पॉलिटिकल की है, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी दे रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहें तो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियो, हिंदी और इंग्लिश के भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही, ये एक इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है। तो इसे पूरा का पूरा चेक करके आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सभी सैंपल पेपर अगर आप एक ही प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वापस से चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो हमारा सैंपल पेपर है उसकी तरफ। तो ये है सैंपल पेपर, सेक्शन बी की हम बात कर लेते हैं। देखिए सेक्शन बी में हमारा देखिए एक है सबसे पहला क्वेश्चन थर्ड, इसमें पूछा गया ड्राफ्ट अ सुटेबल पोस्टर फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स।
देखिए 3 मार्क्स का है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आप पोस्टर जो है वो बहुत अच्छा अपना लिख पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो देखिए क्या करना है आपको। तो देखिए पोस्टर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टॉपिक लिखना है, ठीक है। तो टॉपिक हमने लिख लिया वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। अब देखिए जब आपका ये किससे संबंधित है, वर्ल्ड हेल्थ डे से संबंधित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। तो आप किसी सर्कल में या फिर किसी आयत में कि कोई भी डिजाइन बना के उसके अंदर लिख सकते हैं कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, ठीक है। अगर आप डेट भी डालना चाहें तो यहाँ पे 2022 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे हेल्थ से संबंधित है, तो आपने क्या किया, एक गोला बना के उसमें प्लस का आइकन बना दिया जो कि मेडिकल का आइकन होता है, यानी कि बेसिकली कहते हैं डॉक्टर का साइन होता है। अब उसके बाद आपने क्या किया, अब हेल्थ से संबंधित है तो आपने एक योगा का पॉइंट भी डाल दिया, यानी कि योगा इज इंपॉर्टेंट। सिंपल सा आपने ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे टी गायब है, टी लिख देते हैं। अब एक आपको कोटेशन याद रख लेनी है कोई सी भी, जैसे कि हेल्थ से संबंधित है तो आप याद रख सकते हैं हेल्थ इज वेल्थ, बल्कि यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, स्पेलिंग होनी चाहिए यहाँ पे जो वेल्थ है WEALTH, ठीक है, ये स्पेलिंग होगी यहाँ की। तो हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही धन है, तो आपने ये लिख दिया। तो देखिए जब भी आप पोस्टर बनाएंगे तो एक दो तीन चीजें आप जरूर याद रखिएगा, कौन कौन सी। एक तो आपको बॉक्स बनाना है पूरा कंप्लीट करने के बाद, और जो आप टॉपिक लिख रहे हैं उससे संबंधित आप एक कोटेशन याद कर लेंगे, और जो आपके टॉपिक है उससे संबंधित एक साइन बना दिया, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो आपने किसी सर्कल के अंदर किसी डिजाइन के अंदर रख दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि इतने बड़े बड़े पॉइंट्स डालने हैं, आपको क्या करना है छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें से उठा लेने हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बात की गई है किसकी, वर्ल्ड हेल्थ डे की, तो हेल्थ से संबंधित यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। लोगों को हमें जागरूक करना है ना भाई कि बेनिफिट्स क्या है इस फिजिकल एक्टिविटी के। तो हम लिख सकते हैं रिड्यूस द रिस्क ऑफ डाइंग प्रीमेच्योरली, यानी कि जो ये फिजिकल एक्टिविटी है इसको करने से समय से पहले मरने का जो जोखिम होता है उसको ये कम कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो लाइफ है वो बढ़ सकती है। हेल्प्स टू प्रिवेंट रिड्यूस हाइपरटेंशन, यानी कि जो आपका तनाव है, उच्च रक्तचाप जो होता है उसको रोकने में मदद करता है। प्रमोट्स फिजिकोलॉजिकल वेल बीइंग, रिड्यूस स्ट्रेस, एंग्जायटी, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो आपकी सोच है उसको बढ़ावा देता है, तनाव को कम करता है, चिंता को कम करता है, अवसाद, अकेलेपन, ऐसी भावनाएं जो होती हैं जो आपके दिमाग के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनको क्या करती है ये कम कर देती है, ठीक है। यहाँ पे टी आना चाहिए। द मैनेजमेंट ऑफ पेनफुल कंडीशंस लाइक बैक पेन एंड जॉइंट पेन, यानी कि जैसे आपका पेट का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ऐसी बहुत सारी जो दर्दनाक आपकी बीमारियां हैं उनको भी खत्म करने में ये सहायक होता है, ठीक है। तो आपने ये बता दिया बेनिफिट्स। अब एक चीज और आप लिख सकते हैं जैसे कि कीप हेल्थी, डू एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया हाँ स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रखो, तो लिख देंगे डू एटलीस्ट, यानी कि आपको कम से कम एक दिन में रोजाना आपको 30 मिनट, आधे घंटे तक आपको योगा करना चाहिए। उसके बाद किसके द्वारा इश्यूड किया गया है वो लिख देंगे, तो इश्यूड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट, सिंपल सा है भाई, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया है, अब पोस्टर को ध्यान से समझिए। पहले हमने क्या किया, टॉपिक लिख दिया, टॉपिक से रिलेटेड एक कोटेशन लिख दी। अब टॉपिक के बारे में हमने एक साइन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इस साइन के संबंध में हमने टॉपिक के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ऊपर लिख दिया, फिर कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन किसके अंदर, एक जो शेप है उसके अंदर। अब हमने बता दी इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, लोगों को हमें जागरूक करना है ना भाई कि इसके जरिए आप जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। तो हमने बेनिफिट्स बता दिए, हमने ये भी बता दिया कि आपको रोजाना कम से कम आधा घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा, या फिर डेली जो है वो आप फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, चाहे आप दौड़ लगाइए या फिर पार्क जाइए सुबह सुबह, और लिख देंगे किसके द्वारा शूट किया गया है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। सिंपल सा है भाई, समझ में आ गया होगा आप सभी को, बहुत तो नहीं हो रहा ना कोई। हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 3 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर मोहम्मद आजाद ऑफ ए ब्लॉक नंदनगरी, राइट अ लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर MCD कंप्लेनिंग अबाउट पुअर सैनिटरी कंडीशन इन योर एरिया। तो 5 मार्क्स का है, आपको किसको लिखना है, म्युनिसिपल कमिश्नर MCD को लिखना है, किस कंडीशन को लेकर, पुअर सैनिटरी कंडीशन। और अथवा में दिया हुआ है, यू आर कृष्णा शिवम और मॉडर्न पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, इन द मॉडर्न वर्ल्ड it is often said that online smart class are the future of education style.
तो आपको क्या करना है, इसके अगेंस्ट एंड मोशन में क्या लिखनी है, डिबेट लिखनी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इसके अगेंस्ट में या फिर मोशन में डिबेट लिखनी है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लेनिंग वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे। जो 3 लाइनें होती हैं वो सेंडर एड्रेस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सेंडर एड्रेस, जो भेज रहा है। तो लिख देंगे हाउस नंबर 100, ए ब्लॉक, नंदनगरी, न्यू दिल्ली, हमने ये डाल दिया। उसके बाद लिखेंगे डेट, तो एक डेट हमने डाल दी यहाँ पे। अब लिखेंगे द म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है, एमसीडी। हालांकि एमसीडी जो है वो इसके नीचे आना चाहिए था, न्यू दिल्ली 110092। तो ये हो गया सेंटर एड्रेस, डेट एंड रिसीवर एड्रेस। 1 मार्क्स तो आपका इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स आपका इसका कंप्लीट हो जाता है, एड्रेस डालने का और डेट डालने का। आप समझिए सब्जेक्ट और उसके बाद काफी छोटा सा मैंने बनाया है, सिंपल सा रखा है, कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर सैनिटरी कंडीशंस इन नंदनगरी। तो जो कंडीशंस है, ठीक है, नगर में जो साफ सफाई है उसकी व्यवस्था सही नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो लिखेंगे सर, आई एम अ रेजिडेंस ऑफ ए ब्लॉक नंदनगरी, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट पुअर सैनिटरी कंडीशन इन द एरिया या फिर इन माई एरिया, इन दिस एरिया। दिस लिखेंगे तो आपको ये नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो आपने क्या किया, एक पॉइंट में तो बता दिया कि हाँ भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से हूँ। अब लिखिए अपनी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में क्या लिख सकते हैं, द रोड्स हियर नॉट स्वेप्ट फॉर डेज, यानी कि जो रोड्स है उनकी सफाई बहुत दिनों से यहाँ पर नहीं हुई है। Constantly heaps of garbage can be seen here and there, यानी कि यहाँ पर जो कूड़े के ढेर है वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए नजर आते हैं। Also the drains remain chock full. Also the drains remain choked and overflow, यानी कि इसके अलावा जो नालियां वगैरह हैं वो काफी ओवरफ्लो कर रही हैं। ठीक है, और जो चौक वगैरह होते हैं वो भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। इन एडिशन टू इट द चौक ड्रेन्स आर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोस, यानी कि चौक जो है उनमें पानी भरने की वजह से, नालियों के ऊपर आने की वजह से, सड़कों में गंदगी फैलने की वजह से क्या हो रहा है, मस्कीटोस उत्पन्न हो रहे हैं। द सिचुएशन टर्न्स वर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, कब, बारिश के मौसम में। एज ए रिजल्ट रेजिडेंट्स सफर फ्रॉम वेरियस डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगी, ईटीसी, यानी कि इसकी वजह से जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे एरिया के लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ती है। ठीक है, अब आपने ये बता दिया। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन तो मैंने यहाँ पे ये लिख दी है, हालांकि यहाँ पे आपको 2-3 लाइन अभी और ऐड करनी चाहिए। कौन कौन सी, कि ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, इस बीमारियों की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं और बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे अच्छी नहीं है, उनको सही कराने के लिए आप ये कदम उठाइए। तो ये कुछ 1-2 पॉइंट यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट में लिख देंगे आई लुक फॉरवर्ड टू अ क्विक रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसको आप अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सिंपल लाइन है अगर आपको वो याद नहीं होती तो लिख देंगे आई लुक फॉरवर्ड टू क्विक रिजोल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे थैंक यू योर्स ट्रूली एंड योर नेम। समझ गए आपको कैसे लिखना है कंप्लेनिंग लेटर। हालांकि देखिए जो आपका एक पेपर नंबर जो आपका जहां तक मुझे याद है जो आपका दूसरा वाला था, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो एक दूसरा वाला पेपर था, ये आपका पेपर नंबर 2 है। ठीक है, इसमें क्या था, आपको मोबाइल फोन को लेकर एक लिखना था, क्या जो मोबाइल फोन आपने खरीदा है वो चार्ज नहीं हो रहा था या फिर कंप्लेन थी। तो ये कंप्लेन थी किसके लिए, ये थी उस प्रोपराइटर के लिए, यानी कि जो जिसे आपने खरीदा है उसके लिए। तो इसे देखिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसमें भी मैंने आपको बहुत सारे जो आपके लेटर्स थे, एक लेटर था प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये लेटर आपको किस तरह से लिखना है ये भी मैंने आपको इजीली बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। इसे देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो आपके कह सकते हैं ये है आपका, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, आई फॉरगॉट, या इसको बोलते हैं पोस्टर। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 पोस्टर बताए थे, एक रीडिंग बुक्स के बारे में, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड इसके बारे में, और एक से नो टू ड्रग्स के बारे में। तो और इसमें नोट मेकिंग भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाई थी। आप अगर आप देखना चाहें तो इसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं बैक। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई, ये वाली कंप्लेंट लेटर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम अपनी डिबेट। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो डिबेट है यहाँ पे। ठीक है, डिबेट का हमारा टॉपिक है बच्चों
ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन स्टाइल। तो आप मोशन में लिख सकते हैं या फिर अगेंस्ट में। तो जब भी आप जो आपकी डिबेट है उसे लिखेंगे तो आप ये 3 लाइन याद कर लीजिए, आपको ये 1 मार्क्स पूरा दिलाएगी। कैसे? जब भी आप स्पीच देने जाते हैं, डिबेट करने जाते हैं, जब आपको स्कूल में माइक दिया जाता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले नमस्ते करते हैं। नमस्ते किसको करते हैं? ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। आपने सभी को संबोधित कर दिया। आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक। अब आप क्या कर देंगे? अपने टॉपिक का नाम लिख देंगे। एंड टुडे आई कृष्णा ऑफ क्लास 11th विल स्पीक फॉर द मोशन। मैं इस टॉपिक के बारे में अपने मोशन के अकॉर्डिंग जो है अपने विचार जो है इसके मोशन में रखने वाला हूँ। ठीक है, तो 1 मार्क्स आपको ये लाइन दिलाएगी। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे इफ यू आर सो ओल्ड माइंडेड एंड थिंक दैट कंप्यूटर विल डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम स्टडीज, आई एम रियली सॉरी बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू दैट यंग जनरेशन हैज गॉन अ लॉन्ग वे विद कंप्यूटर्स। यानी कि अगर आप अभी तक इस सोच के हैं कि कंप्यूटर्स जो है वो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है उनकी पढ़ाई से, तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज जो है वो यंग जनरेशन इसका बहुत सही इस्तेमाल कर रही है, कंप्यूटर के साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही है। When most parents think of learning from computers, socializing websites like Facebook appear before their eyes। यानी कि जब वो पढ़ रहे होते हैं कंप्यूटर्स पे तो उनके सामने बहुत सारी सामाजिक जो तत्व होते हैं, अतत्व जो होते हैं, ऐसी वेबसाइट्स में देखने को मिलती हैं। और फेसबुक वगैरह ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो उनकी आईज को खराब कर सकती हैं। इट इज अ बिगेस्ट साइबर ट्रेजेडी। यानी कि बहुत बड़ी नेट की क्रांति है। देयर आर डेफिनेटली अ लार्ज नंबर ऑफ साइट्स। यानी कि बहुत सारी साइट ऐसी अब बन चुकी हैं बियॉन्ड फर्स्ट मैनी टीचिंग ऐप। यानी कि जो सबसे पहले थे, जो ऐसे बहुत सारे टीचिंग ऐप्स बन चुके हैं इस इंटरनेट की क्रांति की वजह से। द लिस्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स इज एंडलेस एंड द एवर ग्रोइंग। यानी कि जो एप्स हैं, जो टीचिंग एप्स है साइबर क्रांति की वजह से ये खत्म नहीं हो सकते हैं, ये एंडलेस है और ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब फिर हम लिख देंगे यहाँ पे देयर आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स हु यूज देयर वेबसाइट्स एंड एप्स फॉर देयर एग्जाम प्रिपरेशन। यानी कि अगर हम बात करें साइबर क्रांति की तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि आज बहुत सारे करोड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट्स अपने पढ़ने के लिए, टीचर्स अपने पढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट्स का उपयोग कर रहे हैं, एप्स का उपयोग कर रहे हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। they are mostly free and it is what makes on turn away from traditional paper guides. Google has already replaced the word guru to become the greatest knowledge provide। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि बहुत सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए वेबसाइट और एप्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से इस पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और जो गूगल है, गूगल ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है इस पढ़ाई के क्षेत्र में, जहाँ पे आप वेबसाइट बना सकते हैं और उसके द्वारा आप अपना ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ जो पहले क्या होता था कि जो गुरु हुआ करते थे, गुरुकुल में आप जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आज आप स्कूल जाने के साथ साथ आप जो है वो इंटरनेट जिसे आप गूगल कहते हैं वहां से भी बहुत सारी नॉलेज आप जो है गेन कर सकते हैं। E-learning is also essential because we cut trees to make papers and books। यानी कि जो ई-लर्निंग है वो बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि ई-लर्निंग की वजह से जो पेड़ है अब वो नहीं कट रहे हैं, पेपर्स और जो बुक्स हैं वो यहाँ पे जो है नहीं अब काटे जा रहे हैं पेड़ वगैरह। सो दिस इज अ बेटर सॉल्यूशन। ये काफी सही सॉल्यूशन है। रादर देन लिविंग द लाइफ ऑफ अ कंज्यूमर, लेट्स बी कंट्रीब्यूशन, लेट्स बाय ई बुक्स। यानी कि अगर हम एक कस्टमर है, एक कंज्यूमर है, जिसे आपको अगर पढ़ना है तो अगर आप चाहें तो बहुत सारी ई बुक्स वगैरह खरीद के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग बुक्स, लेट्स कन्वर्ट आवर फोन्स एंड कंप्यूटर्स इनटू वर्चुअल लाइब्रेरीज एंड लर्न। यानी कि हमें जो है वो अपनी किताबों को इकट्ठा करने के बजाय अपने फोन और कंप्यूटर में जो वर्चुअल एक लाइब्रेरी है उसे बना लेनी चाहिए और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहिए। कंप्लीट हो गई हमारी डिबेट। अब एक लाइन आप लिख देंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, आपने बोला थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी मोशन में। अब अगर आप अगेंस्ट में लिखते हैं इसी के बारे में, तो अगेंस्ट में कैसे लिख देंगे? देखिए, अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, अगर आप बच्चों यहाँ पे चाहें तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा टॉपिक, ये इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं।
यहाँ पे क्या है, फॉर द मोशन, और लिख देंगे आप फॉर द अगेंस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी एक लाइन आप वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय टॉपिक फॉर द डे इज ऑनलाइन क्लास आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल एंड आई चॉइस टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज और लिखनी है, यहाँ पे नाम भी आपको लिखना है क्लास, जैसे यहाँ पे एक लाइन हमने कौन सी लिखी थी, एक लाइन हमने लिखी थी, कहाँ गई भाई हमारी लाइन, ये रही, ये वाली, एंड टुडे आई कृष्णा है, या फिर आप शिवम कर सकते हैं, शिवम ऑफ क्लास 11 स्पीक द मोशन, या फिर स्पीक द अगेंस्ट। तो देखिए कैसे लिख देंगे, ये तो आपने एक लाइन लिख दी, एक मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको मोशन के अगेंस्ट देखना है, तो ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग कंडक्टेड वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टिपिकली ऑन द इंटरनेट, यानी कि ऑनलाइन जो लर्निंग है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सीखने का एक विशेष रूप है जो कि इंटरनेट के द्वारा चलता है। देयर इज नो फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, यानी कि इंटरनेट के द्वारा हम फेस टू फेस अपने टीचर से जिस तरह से फिजिकल पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ सकते हैं। इट डिक्रीज द स्कोप ऑफ एडजस्टिंग एंड मॉडिफाइंग द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑन द ऑडियंस, यानी कि जो एक ऑडियंस होती है उसके अकॉर्डिंग जो एक किसी भी चीज को मॉडिफाई करना होता है, किसी भी टॉपिक को, छोटे टॉपिक को मॉडिफाई करना होता है, वो इस इंटरनेट की दुनिया में नहीं कर पा रहे। देयर इज अ बैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस ऑफ सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों को सेल्फ जो गाइडेंस है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, यानी कि उचित मार्गदर्शन और जो मूल्यांकन है वो सही से नहीं हो पाता है। इट वुड also reduce employment among teachers since it involves only brain work and not physical work, they tend to get lethargic। यानी कि यहाँ पे अब ये बताया गया है कि ये शिक्षकों के बीच रोजगार को भी कम कर देगा। आपको पता है कि जब इंटरनेट रहेगा तो सभी बच्चे इंटरनेट से पढ़ेंगे, डिग्री भी इंटरनेट आ जाएगी, तो सिंपल सी बात है टीचर्स की जो जॉब है वो तो सिंपल सी बात है चली जाएगी। इसकी वजह से जो मस्तिष्क जो होता है उसका इसमें काम शामिल होता है, शारीरिक काम शामिल नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, लोग जो है वो सुस्त होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं आगे, इट इट ऑल्सो लीड्स टू लैक ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि जो अनुशासन होता है उसमें यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। देयर इज नो प्रॉपर शेड्यूल, कोई इसका प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता है। एक्सीलेंट इंटरेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल लर्निंग, यानी कि जिस तरह से आप फिजिकल लर्निंग करते हैं वो आपके लिए काफी अच्छा होता है। पीपल टेंड टू मेक फ्रेंड्स हु सपोर्ट देम एंड मॉनिटर्स हु गाइड देम, यानी कि पीपल जो है उस चीज के बारे में जानते हैं कि उनके कौन से अच्छे दोस्त हैं, कौन क्लास में उनको मॉनिटर करता है, कौन अच्छे से पढ़ता है, ये सारी चीज इसमें देख सकते हैं। जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है, जो फिजिकल क्लासेस होती हैं, thus no matter how fast technological why of learning should not be displaced, I hope all of you will agree with my views। तो उससे पहले एक चीज यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, नो मैटर हाउ फास्ट टेक्नोलॉजी वाई ऑफ लर्निंग शुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड, यानी कि इस प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंटरनेट जो है वो तेजी से सीखने की जगह जो सीखने का एक स्थान है जहाँ पे टीचर्स अच्छे से नहीं सिखा पाते फिजिकल एक्टिविटी में। हालांकि ये तो ठीक है कि टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नॉट बी डिस्प्लेस्ड, यानी कि जो लर्निंग है, ई लर्निंग सॉरी जो लर्निंग है, जो फिजिकल एक्टिविटीज की लर्निंग है उसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो आई होप you all of you will agree with my views। thank you, have a nice day। तो आपने एक लाइन लिख दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो यहाँ पे डिबेट हमारी हो जाती है खत्म। तो डिबेट हो गई भाई खत्म हमारी, 5 मार्क्स 4 मार्क्स की है ये, नहीं 5 मार्क्स की है हमारी डिबेट। तो हाँ 5 मार्क्स का लेटर है, 5 मार्क्स की आपकी डिबेट है। तो देख सकते हैं मोशन में लिखी हुई है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे अगेंस्ट में लिखी हुई है। आगे बढ़ जाए, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड दिस सेंटेंस केयरफुली एंड चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए है 4 मार्क्स में। ठीक है, पहला है द यंग पीपल वॉच द आईपीएल सीरीज इन द स्टेडियम। अब इसे कैसे चेंज करेंगे, तो लिखेंगे द आईपीएल सीरीज इज वॉच्ड बाय द यंग पीपल इन द स्टेडियम। तो क्या लगाया हमने पैसिव वॉइस में, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लगा दी है, थर्ड फॉर्म के साथ में बाय लगा दिया है। ठीक है,
सेकंड है द पुलिसमैन हैज अरेस्टेड द थीफ, यानी कि पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया। द पुलिस हैज बीन अरेस्टेड बाय द सॉरी द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिसमैन, यानी कि जो चोर है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा है। देखिए एक्टिव में बात सीधी होती है, लेकिन पैसिव में बात जो है वो के द्वारा हो जाएगा, के द्वारा। माई मदर परचेस्ड अ न्यू कार, मेरी माँ ने एक नई कार खरीदी। हम क्या लिखेंगे, अ न्यू कार वाज परचेस्ड बाय मदर, एक नई कार मेरी माँ के द्वारा खरीदी गई। ठीक है। फोर्थ है द इंजीनियर्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट सून, यानी कि जो इंजीनियर्स है वो इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर देंगे। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, यानी कि प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा बाय द इंजीनियर्स सून, यानी कि जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा जल्दी ही। तो आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में लगाने के लिए आपने थर्ड फॉर्म का यूज किया। ठीक है, थर्ड फॉर्म के साथ में आपने बाय का यूज किया, बस आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। सिंपल सा है भाई। तो चलिए सेक्शन बी आपको दोबारा से दिखा देते हैं। सेक्शन बी में पहले था हमारा जो दिया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं भाई, हाँ इसे हम कह सकते हैं पोस्टर, बार बार नाम भूल जाता हूँ इस चीज का। ठीक है। तो उसके बाद था आपका कंप्लेंट रिगार्डिंग फॉर पुअर सैनिटरी कंडीशंस ऑफ नंदनगरी, यानी कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना था आपको। फिर आपकी डिबेट थी ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन स्टाइल। ठीक है, मोशन एंड अगेंस्ट। उसके बाद एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। अब आ जाता है हमारा बच्चों सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में हमारे देखिए ये हमारा 15 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चन गिवन बिलो विद इन 40 वर्ड्स, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 6 दिए गए हैं, हमें किन्हीं 5 के उत्तर लिखने हैं, लेकिन मैं आपको 6 के 6 क्वेश्चन के जो उत्तर हैं वो आपको समझाऊंगा आंसर। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजी सा प्रश्न है। ठीक है। पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डेप्लीटेड, यानी कि जो अर्थ प्रिंसिपल्स हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और वो किस तरह से डेप्लीटेड होने को होता है। ठीक है, यानी कि वो जो जैविक प्रणालियां हैं, पृथ्वी की प्रमुख जैविक प्रणालियां, वो किस तरह से खत्म होती जा रही है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे द अर्थ हैज 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। कौन कौन से हैं, फिशर्स, फोरेट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ये है 4 प्रिंसिपल्स ऑफ, यानी कि जैविक प्रणालियों के 4 प्रिंसिपल्स। दे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, यानी कि ये चारों ही चीजें वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है उसके कारक होते हैं। दे सप्लाई फूड फॉर अस एंड प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, यानी कि यही जो सारी चीजें वो हमें खाने के लिए सप्लाई करती हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रीज के लिए। बट सैडली, यानी कि लेकिन दुखी पूर्वक, देयर आर बीइंग डेप्लीटेड, यानी दे आर बीइंग डेप्लीटेड एंड इट इज बीइंग डन एट वेरी फास्ट रेट, यानी कि इनकी जो खत्म होने की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और वो काफी तेजी से शुरू हुई है। द ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम हैव रीच्ड टू सच एन अनसस्टेनेबल लेवल दैट देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग impaired, यानी कि इनकी कमी होती जा रही है और ये बहुत तेजी से हो रहा है। इन प्रणालियों की वजह से जो मानवीय दावे हैं, यानी कि मानवीय जो लोग हैं वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी में क्षीण हो चुके हैं, यानी कि अब जो जो ये लोग हैं वो इन्हें बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, वो इस तरह से इतने लापरवाह हो रहे हैं, इसीलिए जो प्रिंसिपल्स हैं अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम के प्रिंसिपल्स वो क्या होते जा रहे हैं, डेप्लेटेड, यानी कि खत्म होते जा रहे हैं। फर्स्ट समझ में आ गया आपका। ठीक है। सेकंड समझिए, व्हाट इंप्रेशन डिड टू टाउन्स होर एंड डचन लीव ऑन द मदर्स ऑथर्स माइंड, यानी कि जो दो इंप्रेशन किसके बारे में, होर एंड डचन लीव, इसके बारे में, तो इसके बारे में क्या चीज आपको चैप्टर में पढ़ी है वो बताना है। तो होर, देखिए दो चीजें आपको बतानी है, एक होर के बारे में बताना है, एक दर्शन के बारे में बताना है। तो होर क्या, होर वाज अ स्मॉल टाउन क्लोज टू मानसरोवर लेक, यानी कि एक छोटा सा टाउन है, कहां पर, मानसरोवर लेक के पास में। इट वाज मिजरेबल प्लेस विथ नो ग्रीनरी, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पे काफी दुखी वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी हरियाली देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद द ऑथर फाउंड द प्लेस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द अकाउंट्स ही हैड रीच अबाउट लेक मानसरोवर, यानी कि यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है
कि लेखक ने उस स्थान के मानसरोवर झील के बारे में पढ़ा था कि बहुत ही अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो उसने विपरीत ही पाया है। He drank some herbal tea in the cafe there. हर्बल का मतलब होता है जड़ी बूटियों से युक्त चाय, तो उसने यहाँ पे जड़ी बूटियों से युक्त चाय पी कहाँ पर, एक कैफे में। द ऑथर्स नेक्स्ट हाफ वाज एट डचन, यानी कि उसके बाद आगे वो कहाँ चला गया, डचन। इट वॉज ऑल्सो अ डस्टी प्लेस विद हेप्स ऑफ रबल एंड लेटर लाइंग हेयर एंड देयर, यानी कि ये एक ऐसी जगह थी जो काफी धूल भरी हुई थी, ठीक है, जहाँ पे इधर उधर कूड़े कूड़े करकट के ढेर पड़े हुए थे। His cold had become worse and he could not breathe, यानी कि उसका जो कोल्ड था, उसका जो जुकाम था, वो एक तरह से उसको जो सर्दी लग रही थी वो काफी और बढ़ गई और वो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। He stayed awake all night, यानी कि उसे लग रहा था कि वह सब ठीक हो जाएगा। The town had a couple of general stores which the sold Chinese goods, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स भी थी जो चाइनीज सामान को बेचती थी। वहां से उसने दवाई ली और अपने इस कोट को ठीक किया। तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, व्हाट इंप्रेशन डिड द टू टाउन्स, और क्या है जहाँ पे हरियाली नहीं है, डचन जहाँ पे धूल वगैरह है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वाल्ट विटमैन्स पोएम। वाल्ट विटमैन की जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, इसका आइडिया क्या है, ठीक है, क्या आइडिया है, यानी कि क्या सेंट्रल आइडिया के बारे में ये बताती है। तो लिखेंगे इसका आंसर, द पोएट वांट्स टू कन्वे द बर्थ, ग्रोथ, चेंज एंड फाइनली द ब्लेसिंग्स ऑफ रेन, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जन्म जन्म के बाद में क्या होता है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद में चेंजेस आते हैं, लेकिन फाइनली जो है वो एक रेन की तरह अपने अस्तित्व में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कन्वे करना चाहता है, कवि जो वो जन्म, वृद्धि, परिवर्तन और अंत में वर्षा के आशीर्वाद के बारे में बात करता है। इट इज वाटर दैट टर्न्स इनटू क्लाउड्स, वंडर्स इन द स्काई, takes on strange shapes but finally in the form of water returns to the earth, यानी कि अगर हम बारिश की बात करें तो ये जो पानी है वो बादलों में बदल जाता है, बादलों में इधर उधर जो आकाश से इधर उधर चला जाता है, फिर एक अजीब तरह का आकार ले लेता है, अंत में ये पानी के रूप में पृथ्वी पर लौट आता है। इट्स प्योरिफाइज बाथ्स एंड एड्स ब्यूटी टू ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ, यानी कि ये जो चीज यानी कि जो पानी है, ये पानी क्या होता है, एक तरह से बाद में शुद्ध कर देता है, स्नान करने लायक होता है ये पानी, पृथ्वी पर सभी चीजों को जब ये बारिश होती है तो ये सुंदर कर देता है। रेन डज इट ड्यूटी अनमाइंडफुल ऑफ एनी रिकॉग्निशन, यानी कि ये अपने अस्तित्व की बिना परवाह किए हुए अपने कर्तव्य को निभाती है। ह्यूमन बीइंग शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस एंड मेक एफर्ट्स टू प्रिजर्व फॉर अर्थ, यानी कि जो लोग हैं, जो मानव जाति है, उसे बारिश से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब एक बारिश ने, जो कि एक अनजान है, उससे वो अपने अपनी जो अस्तित्व है उसकी परवाह किए बना अपने कर्तव्य को निभा रही है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया है वाल्ट विटमैन की पोएम का। फोर्थ क्वेश्चन है, द पोएट थिंक दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हाई, यानी कि चाइल्डहुड पोएम से लिया गया है। जो पोएट है वो ये सोचता है कि उसका जो बचपन है वो अब खो चुका है, पोएट ऐसा क्यों सोचता है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे आंसर लिखेंगे 2 मार्क्स में, द पोएट मार्कोस नितिन, तो जो चाइल्डहुड पोएम है उसके लेखक कौन है, मार्कोस नितिन, बिलीव्स दैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई मेरा जो चाइल्डहुड है, मेरा जो बचपन है वो अब जा चुका है। ही बिलीव्स, सो बिकॉज सी सॉरी सी तो नहीं, ही आएगा, ये तो एक मैन है, तो लिखेंगे बिकॉज he has lost the innocence and purity of his childhood, यानी कि इन्हें ये विश्वास हो, इसलिए होता है विश्वास क्योंकि ये जो बचपन में एक बिना स्वार्थ के काम करने की, ठीक है, और एक पवित्रता जो होती है और एक खुशी जो होती है, उस चीज को ये क्या कर चुके, अब भूल चुके, मासूमियत को ये खो चुके हैं। When he was a child, जब वह बच्चे थे, he used to believe in the existence of hell and heaven, यानी कि एक टाइम ऐसा था जब ये बच्चे थे, तब इन्हें स्वर्ग के बारे में और नर्क के बारे में ये क्या करते थे, इजीली क्या करते थे, ये विश्वास कर लेते थे। He also believed that adults had real love in his childhood. He did not have any egoistic attitude, यानी कि जब हम बच्चे होते हैं तब क्या होता है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अहंकारी भावना नहीं होती है और हम बड़े प्यार से सभी लोगों के साथ बातें करते हैं और बड़े प्यार से अपना समय
व्यतीत करते हैं। तो इसी वजह से जो पोएट है, वर्ल्ड चाइल्डहुड का पोएट मार्कस नितिन, वो कहते हैं कि मैं अपना चाइल्डहुड खो चुका हूँ। अब है फर्स्ट है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विथ डोरिस। ये आपका जो है वो मदर्स डे से लिया गया है, चैप्टर नंबर 7 है आपका, ठीक है, मदर्स डे का। डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विथ डोरिस, डोरिस के इंसिडेंट्स के बारे में आपको समझाना है। तो इंसिडेंट्स क्या हुआ था, देखिए इंसिडेंट जो था वो कुछ इस तरह से था। Doris is shocked to find her mother smoking when she comes home। यानी कि डोरिस जो है वो लड़की है किसकी, मिस पियर्सन की। तो पियर्सन की ये बेटी देखती है कि मेरी माँ तो कभी स्मोकिंग करती नहीं थी, लेकिन आज ये स्मोकिंग कर रही है। शी ऑर्डर्स हर मदर टू प्रिपेयर टी, यानी कि उसने अपनी माँ से कहा था कि मेरे लिए चाय बना के रखना। बट मिस पियर्सन रिमेन्स इनडिफरेंट टू वाट्स हर डिमांड, यानी कि जो पियर्सन थी उन्होंने इसके लिए कोई भी काम नहीं किया। दिस सडन चेंज रफल डोरिस, यानी कि चेंज जो था वो डोरिस के लिए काफी अचानक से हुआ एक चेंज था। शी गोज टू हर रूम टू फाइंड दैट हर येलो ड्रेस हैज नॉट बीन आयरन्ड। शी गेट्स रियली अपसेट एंड ऑलमोस्ट स्कॉल्ड्स हर मदर फॉर नॉट डूइंग दिस वर्क। यानी कि उसने देखा, मैंने माँ से बोला था मेरी येलो ड्रेस, मेरी पीली ड्रेस को आप जो है वो आयरन करके रख देना, इस्त्री यानी कि प्रेस करके रख देना, लेकिन माँ ने तो ऐसा नहीं किया। तो उसको देख के काफी दुखी होते और चिल्लाने लगती है। देन अपॉन हियरिंग वर्ड्स, डोरिस के चिल्लाने के बाद मिस पियर्सन रिप्लाइज विद डिसगस्ट दैट, यानी कि उन्होंने काफी क्रोध से, काफी घृणा से ये कहा डोरिस से, डोरिस बीइंग अ ग्रोन अप शुड बी हर वर्क ऑन द आवर ओन, यानी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा। Above that she makes fun on her friend, यानी कि उसके बाद ये उनका जो दोस्त था चार्ली स्पेंस, उसके मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा दोस्त जो हाफ विटेड बक टूथ, यानी कि एक जो हिरन के दांत की तरह, हिरन के दांत की तरह जो एक दिखता है, उसको साथ में बिल्कुल भी कहीं घूमने नहीं जाऊंगे, और तुम ऐसे लड़के के साथ में घूमने के लिए जा रही हो, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई वाला, डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विद डोरिस। सबसे आखिरी है व्हाई डिड मिस्टर ब्राउन स्कॉल्ड यंग आइंस्टीन, यानी कि मिस्टर ब्राउन जो है उन्होंने आइंस्टीन को क्यों डांटा। ठीक है, मिस्टर ब्राउन ने आइंस्टीन को क्यों डांटा। अब क्यों डांटा इसे देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए डांटा था। मिस्टर ब्राउन द हिस्ट्री टीचर, मिस्टर ब्राउन कौन है, उसके हिस्ट्री टीचर हैं, किसके, आइंस्टीन के। स्कॉल्ड यंग आइंस्टीन बिकॉज ही डिड नॉट रिमेंबर, यानी कि उसे याद नहीं रहता था, आइंस्टीन को याद नहीं रहता था द डेट्स ऑफ इवेंट्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो भी कोई डेट्स है, चाहे इवेंट्स की हो चाहे किसी भी चीज की, वो डेट्स उसे याद नहीं रहती थी। फर्दर दे annoyed him by giving statements against education, और हमेशा जो आइंस्टीन है वो एजुकेशन, शिक्षा के खिलाफ में अपने विचार व्यक्त करते हैं। He told the teacher that learning the dates of historical events was meaningless, यानी कि आइंस्टीन कहते हैं कि भाई जो टीचर्स हैं वो हमें पढ़ाते हैं डेट्स को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, जो कि बिल्कुल भी जिसका भी कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो उसी हमें पढ़ाते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 6 के 2 मार्क्स से आपके 5 प्रश्न। 5 में से आप 6 में से आपको किन्हीं 5 के उत्तर देने थे, जो कि मैंने आपको इजीली समझा दिए गए हैं। बच्चों एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मैं आपको जो आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन आंसर दिखाऊं, जो मैंने आपको पहले बता रखे थे। चलिए दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे इसके, क्योंकि इससे जो आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। हाँ ये रहा, अटेम्प्ट 25 ऑफ द 6 क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पहला था, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स एट केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट व्हाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड राजेंद्र गिव टू द प्रोफेसर। सी है, हाउ वाज पियर्सन डिफरेंस मिसस्टार्ड। There is a parallel down between rain and music, which words indicate this, explain the similarity between the two. Fifth है, what did the speaker learn about extents of heaven and hell। अभी मैंने आपको इस बारे में क्या बताया था कि जो ये देखिए, इस बारे में हमने क्या देखा था, एक सेकेंड, चाइल्डहुड वाला कहाँ गया, ये रहा, कि उसे वो विश्वास रखता था हेल एंड हेवन में। ठीक है, लेकिन इस वाले पेपर में क्या पूछा गया है कि वो हेल एंड हेवन में उसे क्या पता चल गया था, तो वो विश्वास नहीं रखता था। एंड देन लास्ट है, हु वाज जो मार्जन एंड व्हाई ही इज वेटिंग फॉर द डॉक्टर एंड। ठीक है, समझ में आ गया।
उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे छोड़ते हैं, हमारा जो ऑफिशियल एक सैंपल पर है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। 5 मार्क्स का है आपका एक ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम टेफ्लो आफ्टर रीडिंग द प्ले द ब्राह्मिंग वर्जन। द ब्राह्मिंग वर्जन से संबंधित 5 मार्क्स का आपका प्रश्न है। बी है डिस्क्राइब द एफर्ट्स दैट एंड्रयू मेड इन द ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टिल बॉर्न बेबी बैक टू लाइफ, यानी कि जो डॉक्टर एंड्रयू था उसने कौन से एफर्ट्स लगाए ताकि जो बच्चा था उसमें जान नहीं थी उसके अंदर जान लाने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे टेफ्लो के बारे में, ठीक है। टेफ्लो के बारे में हम समझेंगे द ब्राह्मिंग वर्जन से संबंधित कैसे। देखिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। आंसर नंबर ए, टेफ्लो इज अ यंग बॉय ऑफ 17 स्टडिंग इन द लोअर 5th ग्रेड, यानी कि टेफ्लो एक किशोरावस्था वाला बच्चा है जो कि 7 साल का है तकरीबन, ठीक है। सॉरी 17 है, मैंने 7 सोच लिया था, 17 यानी कि 17 साल का है, जो कि कहाँ पे कितने में पढ़ता है, लोअर 5th ग्रेड, 5वीं तक में पढ़ता है। ही इज एन ओबीडिएंट एंड हार्ड वर्क स्टूडेंट, ही हैज ग्रेट लाइकिंग फॉर साइंस, यानी कि ये जो बच्चा है वो एक तरह से कह सकते हैं आदत वाला बच्चा है, लोगों का आदत करता है, हार्ड वर्क है, मेहनती बच्चा है। ही इज ग्रेट लाइकिंग यानी कि उसे साइंस पढ़ना अच्छा लगता है। He was summoned for extra work by Mr. Crocker Harris for missing school for a day, यानी कि जो इसके क्रोकर हैरिस टीचर थे उससे उन्होंने इसे क्या किया था, एक्स्ट्रा वर्क दिया था। क्यों? क्योंकि ये एक दिन स्कूल नहीं आया था। तो he wishes to play golf on the last day before school close. He obediently turns up to the wait for his teacher, यानी कि वो खेलना तो चाहता था क्योंकि आज जो है स्कूल बंद होने वाला था, तो उसी लास्ट दिन था, तो उसी दिन वो क्या करना चाहता था, गोल्फ एक खेल है उसे खेलना चाहता था। बट वो अपनी जो टीचर है, हिस्ट्री टीचर, सॉरी हिस्ट्री नहीं, जो भी है मिस्टर क्रॉकर जिस भी सब्जेक्ट के टीचर थे, तो उस अपने टीचर की जो आज्ञा था उसका वेट कर रहा था। ही इज डिवोटेड टू मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो पूरी तरह से मिस्टर क्रॉकर हैरिस के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुका था। When Tableau comes across Mr. Frank, the science teacher, Mr. Frank कौन है, साइंस टीचर हैं। Mr. Frank gets Tableau to discuss Mr. Crocker Harris and also encourages him to leave, यानी कि जो फ्रैंक है वो किससे कहते हैं, टेप्लो से, कि मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस से बात कर लूंगा, तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। लेकिन 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 टेप्लो रिप्लाइज दैट कैन नॉट कट एज मिस्टर हैरिस वुड प्रोबेबली फॉलो हिम होम, यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्या पता शायद जो मेरे टीचर है मिस्टर हैरिस वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाए। when Mr. Frank insisted that his teacher might award him with a fine result for doing extra work, Tableau refused its calling Mr. Harris is a man of principle, यानी कि उसके बाद क्या कहता है कि जो मिस्टर फ्रैंक है वो जोर देकर ये कहते हैं कि उनके शिक्षक ने उन्हें अतिरिक्त काम दिए हैं और उन्हें अच्छे परिणाम से शायद वो पुरस्कृत कर सकते हैं। लेकिन टैप्लो ने कहा नहीं, हमारे टीचर जो है मिस्टर हैरिस वो मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, यानी कि उनके अपने सिद्धांत हैं। He retraced the Mr. Crocker Harris had told him that he had given him exactly what he deserved. Tableau is a sincere student who respected his teachers, यानी कि जो वो फिर से कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसे कहा था कि तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके तुम हकदार हो। एंड द टैप्लो इज एक मतलब टैप्लो एक ईमानदार छात्र है जो कि अपने जो शिक्षक हैं उनका क्या करता है, एक सेकेंड, अरे साफ हो जाओ भाई, हाँ सम्मान करता है, एक ही बार में हटाओ, हाँ ये वाला आइडिया चाहिए भाई। चलो आगे देखें, बी हमारा प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब द एफर्ट्स दैट एंड्रू मेड इन द ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टिल बॉर्न बेबी बैक टू लाइफ, यानी कि जिस बच्चे में जान नहीं थी तो उसमें जान लाने के लिए एंड्रू ने क्या क्या चीजें की थी, कौन कौन से अपने परिणाम लगाए थे, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसके आंसर को कैसे आप लिख सकते हैं इजीली। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर पुलिंग द स्टिल बॉर्न बेबी आउट फ्रॉम बीनीथ द बेड एंड्रयू कुड गैस व्हाई द बेबी हैड लॉस्ट इट्स बीक, यानी कि जब बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से क्या होता है उसके हाथ में आ जाता है तब वो देखता है कि बच्चे में जान तो है ही नहीं, बच्चा जो है वो सांस तो ले ही नहीं रहा है। द केस वाई एस्फिक्सिया, यानी कि ऐसा इसलिए हुआ था,
ये इसकी वजह से, ठीक है। एस्फिक्सिया विच इज अ कंडीशन इन विच insufficient of no oxygen and carbon dioxide or exchange on a ventilator basis caused by cooking for drowning। यानी कि ये एक तरह से क्या था कि उस बच्चे में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी उसकी कमी हो गई थी, क्या वो सांस ही नहीं ले पा रहा था, तो इसीलिए उसके शरीर में इसकी कमी हो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वेंटिलेटर से उसको क्या हुआ, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाई होगी, इसकी वजह से हो सकता है। फिर है therefore he realized that there were point in trying to resuscitate the baby with the help of the traditional resuscitation methods applied in such cases, so he first laid to baby upon a blanket and began the special methods of resuscitation। यानी कि डॉक्टर एंड्रयू ने उस बच्चे के अंदर जिसके अंदर जान नहीं थी, तो उसके अंदर रेसिस्टेशन मेथड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस तरह से रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन जो था वो लेके आया, ठीक है। तो वो यहाँ पे समझाया गया है कि एक सेकेंड, हाँ, पारंपरिक एक तरह से जो पुनर्जीवन की विधियां होती हैं उनकी उससे बच्चे के अंदर सांस लेने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या किया, उसने करना शुरू किया, ठीक है। उसने क्या किया, बच्चे को कंबल पर लिया और उससे सांस लेने के विशेष तरीके शुरू कर दिए। कैसे? थर्स ही poured hot and cold water into basins and frantically went to pushing the baby into the water of the both and basins alternately for almost an half hour। यानी कि इस प्रकार से उसने दो बर्तन में, एक बर्तन में गर्म और ठंडा पानी डाला और लगभग आधे घंटे तक बच्चे को बारी बारी से क्या किया, उसको धोने लगा, ठीक है, तब मतलब तौलिए से क्या करने लगा, उसको पोंछने लगा ठंडे और गर्म पानी से। लेकिन बट नो ब्रीथ इमर्ज्ड फ्रॉम द बेबी, यानी कि बच्चे ने अभी तक कोई सांस नहीं ली। एंड अ सेंस ऑफ डेस्परेशन एंड डिफीट सेट इन हिज माइंड, स्टिल ही वांटेड टू पुट इन अनदर लास्ट एफर्ट। यानी कि अब वो पूरी तरीके से थक चुका था, वो हार चुका था अपनी सारी कोशिशें करके, लेकिन अब वो चाहता था एक लास्ट एफर्ट और करे। कौन सा? सो दिस टाइम ही रब्ड द बेबी विद अ रफ टॉवल एंड then he crushed and released the little chest with both his hands, trying to get breath into that legs baby। यानी कि उसने उस बच्चे, डॉक्टर एंड्रयू ने बच्चे को क्या किया, हाथ में लिया, तौलिए से रगड़ा और उसकी जो छाती थी उसको क्या किया, अपने हाथों से धीरे धीरे से उसको भी रगड़ना उसने शुरू किया। और धीरे धीरे बच्चा जो था उसने देखा हाँ धीरे धीरे ये सांस लेने की कोशिश कर रहा है। एंड आफ्टर दिस द मिरेकल हैपेंड, यानी इसके बाद एक चमत्कार हो गया, जिसका इंतजार था भाई वो हो गया। द टिन्नी चेस्ट ऑफ द बेबी गेव अ हैव एंड देन अनदर एंड देन सॉरी, यहाँ पे एंड देन अनदर दो बार है। Another Andrew was victorious as the baby was finally revived। यानी कि जब उसने क्या किया, बच्चे को टॉवल से रगड़ा, ठीक है, तो उसकी छाती को और इसके पूरे शरीर को रगड़ना शुरू किया। उसके बाद एक जादू हुआ। जादू क्या हुआ, क्या मिरेकल हुआ यहाँ पे, कि जो बच्चा था उसने देखा कि ये धीरे धीरे इसने सांस लेना शुरू कर दिया है। और इस प्रकार से डॉक्टर एंड्रयू एक विजेता घोषित हो गया। फाइनली उसने एक मृत जीवित के जो बच्चा था, मृत जीव जो बच्चा था जिसमें सांस नहीं आ रही थी, उसके अंदर उसने सांस पैदा की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के आपके दो क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपको किसी एक को करना था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपको दिखा देते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीडिंग सेक्शन, ठीक है। सेक्शन ए है हमारा अब रीडिंग का 13 मार्क्स का, जिसमें से हम समरी कर चुके हैं, नोट मेकिंग कर चुके हैं। अब 8 मार्क्स का हमारा ये बच्चा है जिसमें 9 प्रश्न है, एक मार्क्स के, आपको 8 के उत्तर लिखने हैं। तो देखते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न उत्तर हमें करने होंगे। तो अगर आप सिंपली चाहें तो इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ना भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो पेपर आने वाला है उसमें पैराग्राफ हमेशा अलग ही होता है। अभी तक के जितने सैंपल पेपर आए हैं, जितने क्वेश्चन पेपर आए हैं, सभी में पैराग्राफ अलग होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, और वो पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम द 9 एज गिवन। तो ये हैं आपके 9 टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि हाउ वाज वार इन इंडिया ट्रीटेड, डिस्क्राइब इंडियाज प्रेफरेंस फॉर वॉर इन स्पाइट ऑफ देयर बिलीव्स इन, क्या लिखा है भाई ये, एक सेकेंड हट भाई, हाँ, पैकेज फॉर
ठीक है, व्हाट इज आशिमा, उसके बाद बाय सम, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हाँ एक चीज यहाँ पे मैंने देखा अभी, ये वाला देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है वाई शम अशोका वाज कंसिडर्ड एज द केस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मौर्यास, डू यू एग्री, गिव रीजन। यहाँ पे ये होना चाहिए था क्या, यहाँ पे होना चाहिए था ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था, ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था, और एक क्वेश्चन अलग से इसमें ऐड होना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है सैंपल पेपर में, एक चीज गलती हमें मिल गई भाई यहाँ पे पैराग्राफ में, तो जरूर पढ़िएगा इस चीज को अपने क्वेश्चन पेपर में ध्यान से। ठीक है, और आंसर देखना चाहें तो आंसर यहाँ पे सभी के दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो वीडियो को इजीली पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ABCDEFGH, यहाँ पे तो गाना गाने का मन कर रहा है तो ये हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन हमारा नोट मेकिंग था 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आपका, 2 मार्क्स में नोट्स, 1 मार्क्स का टाइटल एंड एब्रीविएशन। ठीक है, 2 मार्क्स में आपकी समरी। सेक्शन बी था आपका जिसमें आपको क्या लिखना था, क्या लिखना था भाई, इसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ यार, पोस्टर लिखना था बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक में आपको लिखना है कंप्लेंट टू म्युनिसिपल कमिश्नर, एंड एक में आपको डिबेट लिखनी है। ठीक है, और अगेंस्ट एंड मोशन दोनों में आपको लिखना है। एक पैराग्राफ कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको समझा दिया है, उसके बाद एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे ये भी समझा दिया है। सेक्शन सी में एनी 5 आपको करने 6 में से 2-2 मार्क्स के हैं। सभी प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको समझा भी दिए हैं एटलीस्ट अच्छे तरीके से। होप यू वेल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपको 2 में से किसी एक प्रश्न का आंसर लिखना है। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाता है इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो। और बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और इसके चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन्हें जरूर चेक कीजिएगा, और सभी क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो चेक कर लीजिएगा। ये जो आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।